हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ अगाथा क्रिस्टी की एक और मिस्ट्री थ्रिलर नॉवल, जिसमें हाल ही में एक मूवी भी बनी है स्टारिंग वंडर वुमेन गल गैडट। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा अगाथा क्रिस्टी की बुक मर्डर ऑन द नाइल के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है जब एक बहुत ही फेमस यंग अमीरजादी लड़की लेनेट रिजवे से उसकी दोस्त जैकलिन डी बेलफोर्ट मिलने आती है। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। जैकलिन उसे बोलती है कि वो हाल ही में एक लड़के से इंगेज्ड हुई है जिसका नाम है साइमन डॉल, लेकिन साइमन कुछ काम नहीं करता, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम साइमन को अपने साथ काम पे रख लो। जिस पे लिनेट अपनी दोस्ती का फ़र्ज अदा करते हुए कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, और उसके बाद से साइमन लिनेट के साथ काम करने लगता है। फिर कहानी एक महीने आगे बढ़ती है जहाँ पे हमें हरकुल पोयरो को दिखाया जाता है। पोयरो अपने वेकेशन बिताने के लिए इजिप्ट जा रहा होता है एक जहाज़ के थ्रू, और वो सब लोग एक पोर्ट पे इकट्ठा होते हैं। ये सारे लोग भी उसी जहाज़ से इजिप्ट जा रहे होते हैं जिससे पोयरो जा रहा होता है। पोर्ट पे पोयरो की मुलाकात मिसेस ऑटरबोन से होती है, जो कि अपनी बेटी रोजली ऑटरबोन के साथ शिप पर जा रही होती है। वहाँ पर एक अमेरिकन आदमी भी होता है, एंड्रयू पेनिंगटन, जो भी सेम जर्नी पे जा रहा होता है। सफ़र पे जाने से पहले सब मुसाफिरों का एक टेबल पे डिनर हो रहा होता है, और पोयरो के टेबल पे होते हैं टॉम एलर्टन और उसकी माँ मिसेस एलर्टन। टॉम एलर्टन की माँ अक्सर टॉम से शिकायत करती रहती है कि तुम हर वक्त अपनी कज़न जोआना साउथवुड के बारे में ही बातें करते रहते हो, तुम्हारे पास कुछ और बात करने के लिए नहीं है क्या? जिस पे टिम उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम फालतू में उन सब बातों को तवज्जो दे रही हो। फिर उसकी माँ बोलती है जो भी है, लेकिन तुम साउथवुड से अपने आप को दूर रखो। वहाँ पे जिम फैनथर्प भी होता है, जो कि एक लॉयर होता है बाय प्रोफेशन। इसके अलावा एक और अमेरिकन गेस्ट वहाँ पे होती है, मिसेस वैन शूलर, जो कि अपनी कज़न कॉर्नेलिया रॉबसन के साथ आई हुई होती हैं। सब सुकून से डिनर कर रहे होते हैं कि तभी एंट्री होती है लिनेट की, और महफिल में सारी नज़रें उसी की तरफ चली जाती हैं। और अब वो लिनेट रिजवे नहीं बल्कि लिनेट डॉयल हो चुकी है। वो साइमन डॉयल नाम के आदमी से शादी कर चुकी रहती है। फिर सब एक एक करके लिनेट डॉयल को मुबारकबाद देते हैं। लिनेट की जो मेड होती है लूजी बॉर्गॉट, वो लिनेट से कहती है कि इस महफिल में सिर्फ तुम ही एक फेमस नहीं हो, बल्कि हमारे साथ एक फेमस डिटेक्टिव भी है, हरकुल पोयरो। फिर पोयरो भी लिनेट से जाके मिलता है और उसे मुबारकबाद देता है। लेकिन महफिल में लिनेट की नज़र एक औरत पे पड़ती है और उसका सारा मूड खराब हो जाता है। ये औरत होती है जैकलिन डी बेलफोर्ट। इसी तरह सफ़र का आगाज़ हो जाता है, और सफ़र वाले पहले दिन ही लिनेट आके पोयरो से मिलती है और बोलती है पोयरो तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। पोयरो से बोलता है कि वो इस वक्त छुट्टी पे है, तो वो ऑफिशियली तो कुछ मदद नहीं कर पाएगा। जिस पर लिनेट बोलती है कि इस जैकलिन का कुछ करना पड़ेगा। हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन हम जहाँ जहाँ घूमने जाते हैं ये जैकलिन हमारे पीछे पीछे आ जाती है। फिर पोयरो उसे कहता है कि तुमने भी जैकलिन के साथ कुछ खास अच्छा करा नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और तुम उन दोनों के बीच में आ गई। जिस पे लिनेट कहती है कि चीज़ें बदलती हैं पोयरो, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार सोचते रहें। हाँ, जैकलिन साइमन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन साइमन जैकलिन से इतना प्यार नहीं करता था, और फिर जब मैं उसे मिली तो उसे मुझसे प्यार हो गया। पर अभी आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। पोयरो से कहता है उसने ऑफिशियली तो तुम्हें कोई धमकी दी नहीं है, तो मैं एज सच तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ फिर भी मैं उसे जाके समझा ज़रूर सकता हूँ। फिर उस दोपहर पोयरो जैकलिन से मिलने जाता है और उसे समझाने लगता है कि जो बातें बीत चुकी हैं उन बातों को बार बार सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए तुम भी सफ़र में आगे बढ़ जाओ। लेकिन जैकलिन बोलती है कि लिनेट ने मेरे साथ जो करा मैं वो कभी नहीं भूल सकती। मैं अपने साथ एक बंदूक लेके घूमती हूँ, और फिर वो अपने पर्स से एक बंदूक निकाल के दिखाती है और बोलती है कि जब तक मैं इस बंदूक की गोली लिनेट के सर में नहीं डाल देती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। पोयरो फिर भी उसे समझा के वहाँ से भिजवा देता है। सफ़र आगे बढ़ता है, और सफ़र पे पोयरो की मुलाकात और भी लोगों से होती है, जैसे कि डॉक्टर बेसनर, जो कि एक जर्मन सर्जन होते हैं। सफ़र को 1 हफ्ता हो चुका रहता है, और एक शाम जिम फैनथर्प, कॉर्नेलिया, साइमन और जैकलिन सैलून पे बैठ के ड्रिंक्स कर रहे होते हैं। क्योंकि उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है, तो जिम बोलता है कि उसे सोने जाना है, और वो 12 बजे उठ के वहाँ से अपने केबिन में चला जाता है। लेकिन कॉर्नेलिया, साइमन और जैकलिन वहीं बैठ के पी रहे होते हैं। ड्रिंक्स करते वक्त ही जैकलिन को ज़्यादा नशे हो जाते हैं और वो कुछ भी बड़बड़ाने लगती है। साइमन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मान रही होती और साइमन और लिनेट के रिश्ते को गाली दे रही होती है।
इतने में वो अपने पर्स से एक बंदूक निकाल लेती है और गुस्से में शॉट फायर कर देती है, और देखते ही देखते साइमन अपना पैर पकड़ लेता है और कॉर्नेलिया भी भौचक्का हो जाती है। वो गोली निकल के साइमन के पैर पे लग जाती है और साइमन अपना पैर पकड़ के फर्श पे गिर जाता है। कॉर्नेलिया ये देख के बहुत घबरा जाती है और इतने में जिम फैंथम, जो कि अपनी केबिन के बाहर हवा खाने आया था, वो भी भागता हुआ उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पे ये सब हो रहा होता है। वो भी ये सब देख के घबरा जाता है कि साइमन कैसे अपना पैर पकड़ के ज़मीन पे गिरा हुआ है और दर्द के मारे चिल्ला रहा है। उधर जैकलीन के भी थोड़े थोड़े नशे उतरने लगते हैं और उसे समझ में आ जाता है उसने क्या करा, और वो बोलती है कि मुझसे क्या हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं अब खुद को भी मार डालूंगी, मैंने जानबूझ के नहीं करा, ये सब गलती से हो गया। साइमन कॉर्नेलिया से बोलता है कि तुम जैकलीन को अपने साथ लेके अपने केबिन में चले जाओ और आज रात भर उसी के साथ रहना और देखना कि अपने आप को कुछ कर ना ले। और वो जिम को ये बोलता है कि तुम भी जाके डॉक्टर बेसनर को बुला के लेके आओ, तब तक मैं यहीं पर हूँ। कॉर्नेलिया फिर जैकलीन को लेके अपने केबिन में चली जाती है और जिम भी डॉक्टर बेसनर को लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो लोग मौके पे वापस पहुंचते हैं और फिर डॉक्टर बेसनर साइमन को अपने साथ अपने कंधे पे उठा के अपने केबिन में लेके चले जाते हैं, क्योंकि साइमन चलने की हालत में नहीं हो रहा होता है। अगली सुबह पायरो थोड़ा देर से उठता है और उसको एक खबर मिलती है कि कल रात लिनेट डॉयल का मर्डर हो गया है। पायरो उसके केबिन में पहुंचता है तो वहां पर ऑलरेडी डॉक्टर बेसनर उसकी लाश की तहकीकात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि इसकी सर पे गोली मार के मर्डर करा गया है और मर्डर रात के तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच हुआ है। ये सुन के पायरो का सबसे पहला शक सीधा जैकलीन डी बेलफोर्ट पे जाता है, लेकिन फिर डॉक्टर बेसनर उसको कल रात के इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं कि कैसे कल रात जैकलीन ने नशे की हालत में साइमन के पैर पे गोली चला दी थी। और उसके बाद जब साइमन और जैकलीन का कन्फेशन लिया जाता है तो जैकलीन ये बोलती है कि कल रात भर वो कॉर्नेलिया के साथ थी और कॉर्नेलिया भी इस बात से एग्री करती है। और वहीं डॉक्टर बेसनर बोलते हैं कि कल रात भर से वो साइमन के साथ थे और साइमन अपने रूम से हिला भी नहीं है। तो पायरो का ये 4 लोगों पे से शक पहले ही हट जाता है। टिम एलर्टन और मिसेस एलर्टन भी शक के दायरे से बाहर होते हैं, क्योंकि उन दोनों का रूम पायरो के रूम के बगल में होता है और पायरो को रात में उनके रूम से बाहर निकलने की आवाज़ नहीं आती। लेकिन जब टिम से पूछताछ करी जाती है तो वो कहता है कि उसे रात में 12 से 1 बजे के बीच में किसी के भागने की आवाज़ आई थी और साथ साथ एक पॉप की भी आवाज़ आई थी। सबके पास कोई ना कोई एलिबाई होता है सिवाय एंड्रयू पेनिंगटन के। पायरो फिर लिनेट के रूम की तलाशी लेता है तो पायरो को वहाँ पर लिनेट का एक हार गायब मिलता है। जब पायरो लूजी से इस बारे में पूछता है तो लूजी बोलती है कि जब सवेरे वो उस रूम में आई थी तो उसने इतना ध्यान नहीं दिया कि वो वहाँ पर था कि नहीं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि रोज़ रात में लिनेट उस हार को अपने गले से उतार के बाजू वाले टेबल पर रख के सोया करती थी। साइमन डॉयल इतने टाइम तक डॉक्टर बेसनर के केबिन में ही रहता है। उसका पैर बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो चुका होता है और वो चलने के काबिल नहीं होता। फिर पायरो लूजी से पूछताछ करने के लिए उसे डॉक्टर बेसनर के केबिन में ही बुला लेता है। पायरो उससे पूछता है कि कल रात में तुमने कुछ देखा या सुना, तो लूजी बोलती है कि कल रात को वो जल्दी सो गई थी, लेकिन अगर वो जाग रही होती या अगर उसने सीढ़ियाँ चढ़ ली होती और देख लिया होता कि केबिन में कौन घुस रहा है तो उसे ज़रूर पता होता कि लिनेट को किसने मारा है। अब मुझ जैसी बेचारी लड़की का क्या होगा। ऐसे में साइमन उसे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा पूरी तरीके से ख्याल रखें। लेकिन लूजी अब ये ज़रूर बताती है कि मैडम का जो हार चोरी हुआ था वो वापस उन्हीं के केबिन में आ गया है। जब पायरो लिनेट के केबिन में वापस जाता है तो हार उसी टेबल पर रखा होता है, लेकिन पायरो जब उन्हें उठा के देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यह हार जो है ये असली हार नहीं है बल्कि उसका डुप्लीकेट है। किसी ने असली हार चुरा के उसकी जगह उसका रेप्लिका यहाँ पर रख दिया है। फिर पायरो उस नेकलेस की मिस्ट्री को सॉल्व करने लग जाता है, क्योंकि पायरो को ऐसा लगता है कि जिस इंसान ने वो हार चुराया था उसी ने लिनेट को भी मारा होगा। पायरो कहता है कि कल रात की हलचल के बीच किसी ने मौके का फायदा उठा के लिनेट से पुरानी दुश्मनी निकाली और उसे मार डाला। पायरो को नेकलेस की मिस्ट्री सॉल्व करने से पता चलता है कि असली ज्वेलरी को चोरी करके उसे नकली से रिप्लेस कर देने का स्कैंडल पूरे इंग्लैंड में चल रहा है और जहाँ जहाँ ये चोरियाँ हुई वहाँ पर एक लड़की का नाम हमेशा कॉमन था और ये लड़की हर उस इंसिडेंट में मौजूद थी और इस लड़की का नाम था जोआना साउथवुड। फिर पायरो टिम को बुलाता है और बोलता है कि जोआना जो थी वो कभी भी अकेले काम नहीं करती, उसके साथ एक इंसान ज़रूर होता है और वो इंसान और कहीं नहीं बल्कि तुम ही हो टिम। कल रात तुम ही लिनेट के रूम में घुसे थे और तुमने ही वो हार चुराया और उसको नकली से रिप्लेस करा।
टिम भी यहाँ कबूल कर लेता है कि हाँ कल रात को रूम में वही घुसा था हार चुराने के लिए, लेकिन उसने लिनेट को नहीं मारा क्योंकि वो तो लिनेट को पहले से जानता भी नहीं था। ऐसे में उसका क्या मकसद हो सकता है लिनेट को मारने का। पायरो भी अब तक टिम के बारे में पुरानी बातें निकाल चुका रहता है, तो उसे पता होता है कि टिम और लिनेट का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर थी कि टिम उसके केबिन में हार चुराने के लिए घुसा था, लेकिन टिम ने लिनेट को नहीं मारा था। लेकिन तभी पायरो को ये खबर आती है कि लिनेट की मेट लूजी जहाज पे दिखाई नहीं दे रही और वो गायब है। पायरो फिर सीधा लूजी के केबिन में जाता है छानबीन करने, और बेड के नीचे उसे लूजी की लाश मिलती है और उसके पास कुछ नोट भी पड़े होते हैं। पायरो को यहाँ समझ में आ जाता है कि ज़रूर लूजी को पता था कि लिनेट का मर्डर किसने करा है, और क्योंकि ये गरीब थी तो ये मर्डरर को ब्लैकमेल कर रही थी कुछ पैसे कमाने के लिए। और जब मर्डरर को लगा कि ये इसका भांडा फोड़ देगी तो ऐसे में उस मर्डरर ने इसे मार डाला। लेकिन किसी न किसी ने तो लूजी के रूम में किसी को जाते देखा होगा, और बात ये भी थी कि जिसने लूजी को मारा है उसी ने लिनेट को भी मारा है। तभी मिसेस ऑटरबोर्न बोलती हैं कि उन्हें पता है कि लूजी के रूम में कौन घुसा था। मिसेस ऑटरबोर्न बोलती हैं कि वो आज लंच करके जल्दी वापस अपने केबिन में आ गई थी। तो जब वो अपने केबिन की तरफ बढ़ रही थी तो उन्होंने देखा कि लूजी की केबिन में, और तभी एक गन शॉट आता है और मिसेस ऑटरबोर्न स्पॉट पे ही डेड हो जाती है। पायरो जल्दी केबिन का दरवाज़ा खोल के जैसे ही बाहर निकलता है तो ज़मीन पे एक पिस्टल पड़ी होती है। जब वो लेफ्ट की तरफ जाता है तो वहाँ से टिम एलर्टन भागता हुआ आ रहा होता है। पायरो उससे पूछता है कि तुमने किसी को यहाँ से जाते हुए देखा? तो टिम बोलता है कि नहीं, उसने किसी को नहीं देखा। और दूसरी तरफ से जिम और कॉर्नीलिया भी भागते हुए आ रहे होते हैं। पायरो उनसे भी पूछता है क्या तुमने किसी को देखा? तो वो भी बोलते हैं कि उन्होंने भी किसी को नहीं देखा। मर्डरर या तो लेफ्ट जा सकता था या राइट जा सकता था, इसके अलावा या तो वो अपने बाजू वाले केबिन में जा सकता था। बाजू वाला केबिन था एंड्रयू पेनिंगटन का, और वो अपने केबिन में नहीं था, और साथ साथ उसकी पिस्टल भी गायब थी। अब सबको ये लगने लगता है कि एंड्रयू पेनिंगटन ने ही लूजी को भी मारा और लिनेट को भी मारा। फिर पूरे जहाज पे उसकी खोज चालू हो जाती है, तो वो हमें सोना रूम में मिलता है और वो बोलता है कि वो पिछले 20 मिनट से यहीं था। ऐसे में एंड्रयू पेनिंगटन पे भी शक रूल्ड आउट हो जाता है। अब इस शिप पे 3 मर्डर हो चुके होते हैं, लेकिन अब पायरो को पता चल जाता है कि असल खूनी कौन है। वो सबको एक जगह पे मिलने के लिए बुलाता है और फिर एक्सप्लेन करना चालू होता है कि कैसे मर्डर हुआ। सबसे पहले वो यही बोलता है कि मैंने केस की शुरुआत ही गलत अप्रोच से करी थी। मैं शुरू से ये समझ रहा था कि किसी ने रात की हलचल और रात के हंगामे का फ़ायदा उठा के एक्सीडेंटली जाके लिनेट का मर्डर कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं था। लिनेट को प्री प्लान तरीके से मारा गया था। फिर वो बोलता है कि जिस दिन मैंने लूसी को डॉक्टर बेसनर के केबिन में बुलाया था उसका इंटरव्यू देने के लिए, तो उसने हमें कुछ बात कही थी, और वो बात पे जब मैंने गौर करा तो मुझे ये समझ में आया कि वो बात हमसे नहीं कह रही थी बल्कि किसी थर्ड पर्सन से कही जा रही थी, क्योंकि उसके बात करने का तरीका ही अलग था। उसकी बातें कुछ इस तरीके से थी जैसे वो इनडायरेक्टली किसी से कुछ कहना चाह रही हो कि अगर रात में मैं लेट सोई होती या अगर मैंने वो सीढ़ियाँ चढ़ी होती तो मैं देख लेती कि खून किसने करा है। वो एक्चुअली में ये वर्ड्स हमें नहीं बोल रही थी बल्कि अपने मर्डरर को बोल रही थी, ताकि उसे पता चल जाए कि उसे उसके राज के बारे में पता है। और असल में ऐसा ही हुआ था। लूजी उस रात देर से सोई थी और उसने देख लिया था कि लिनेट के रूम में कौन जा रहा है, लेकिन उसने कुछ पैसे कमाने के लिए मर्डरर्स को ब्लैकमेल करना चाहा। लेकिन उस वक्त केबिन में मेरे अलावा बस 2 ही लोग थे, डॉक्टर बेसनर और साइमन डॉल। तो डॉक्टर बेसनर बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं लिनेट का मर्डर क्यों करूंगा? तो पायरो बोलता है एकदम सही बात है, तुम लिनेट का मर्डर क्यों करोगे? अगर लूजी को तुमसे अकेले में मिलना होता तो वो शिप में कहीं पे भी मिल सकती थी। वो वहाँ पे एक ही इंसान से मिलने आई थी जो कि उस रूम से बाहर नहीं निकल सकता था और हमेशा तुम्हारे साथ रहता था, और वो और कोई नहीं बल्कि साइमन डॉल था। लूजी के बयान ख़त्म होने के बाद साइमन ने ही उसे बोला था कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये एक तरीके से साइमन का आश्वासन था लूजी के प्रति। लेकिन डॉक्टर बेसनर बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, साइमन तो अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो सकता, ऐसे में वो लिनेट को जाके कैसे मारेगा? तब फिर पायरो मर्डर एक्सप्लेन करना चालू करता है कि उस रात जब ये तीनों मिलके ड्रिंक्स कर रहे थे और जब जैकलीन ने अपनी बंदूक से गोली चलाई तो वो गोली
साइमन के पैर पे नहीं लगी थी बल्कि वो हवाई फायर था। और साइमन ने ऐसा एक्ट करा कि जैसे गोली उसके पैर पे लग गई है। असल में उस वक्त वो एकदम फिट एंड फाइन था। उसके बाद उसने कॉर्नीलिया को ये बोला कि तुम अपने साथ जैकलीन को अपने केबिन में ले जाओ और रात भर उसी के साथ रहना। और उसने जिम को ये बोला कि जल्दी जाके डॉक्टर बेसनर को बुला के लेके आओ। तो उस 5 मिनट की विंडो में साइमन बिल्कुल अकेला था। उसने वही बंदूक उठाई जो जैकलीन ने जमीन पे फेंक दी थी। उस बंदूक को लेके वो भागा और लिनेट के केबिन में गया, उसको गोली मारी और उसके बाद भागकर वापस आया और फिर से अपने पैर पे इस बार असली में गोली मारी और बंदूक पानी में फेंक दी। टिम एलर्टन को जो किसी इंसान की भागने की आवाज़ और जो पॉप की आवाज़ आई थी वो यही चीज़ थी। लेकिन फिर डॉक्टर बेसनर बोलता है कि ये तो सिर्फ लिनेट का मर्डर हुआ, लूजी और मिसेस ऑटरबोर्न का क्या। फिर पायरो बोलता है कि साइमन इस खेल में अकेला नहीं था, जैकलीन डी बेलफोर्ट भी इसके बराबर की पार्टनर थी। देखो, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन इन दोनों के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में इन दोनों ने प्लान बनाया कि लिनेट से शादी करके बाद में उसे रास्ते से हटा देंगे और उसके सारे प्रॉपर्टी के मालिक ये लोग हो जाएंगे। जब साइमन ने रात में लिनेट को मारा तो उसे लगा कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन उसे लूजी ने देख लिया था। लेकिन साइमन के पैर में तो गोली लगी थी, वो कहीं जा तो सकता नहीं था। ऐसे में उसने जैकलीन से बोला कि वो बाकी का काम करे। जैकलीन ने ही लूजी को मारा था और जैकलीन को लूजी की केबिन में जाते हुए मिसेस ऑटरबोर्न ने देख लिया था। और जैसे ही वो उसका नाम लेने वाली थी, जैकलीन ने मिसेस ऑटरबोर्न को भी मार दिया। मैंने तुमसे कहा था कि मर्डरर या तो 2 ही रास्ते जा सकता था, या तो लेफ्ट या तो राइट, या फिर किसी केबिन में चला जाता। बाजू वाला केबिन जरूर एंड्रू पेनिंगटन का था, उसके बाजू वाला केबिन जैकलीन का था। जैकलीन एंड्रू पेनिंगटन की केबिन में घुसी, उसकी पिस्टल निकाली, मिसेस ऑटरबोर्न को शूट करा और बंदूक वहीं पे फेंक के तुरंत अपने केबिन में घुस गई थी। यहाँ पर फिर दोनों अपने क्राइम को कबूल कर लेते हैं और जो जहाज होता है वो फाइनली कायरो पहुंच जाता है। सब लोग जहाज से उतर रहे होते हैं। साइमन डॉल को स्ट्रेचर पे कैरी करा जा रहा होता है और जैकलीन बेलफोर्ट भी नीचे उतर जाती है। फिर वो अपने पर्स से एक बंदूक निकालती है और सबसे पहले वो साइमन को शूट करती है और उसके बाद खुद को गोली मार लेती है। यहाँ पे कहानी खत्म होती है। कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। और अगर आप नए हो और आपने वो बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाई है तो प्लीज़ वो बेल नोटिफिकेशन भी दबा दो, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लेके आऊँ तो आपको सबसे पहले पता चले। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।